बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एमटीएल और आप देख रहे हैं एमटीएल टीवी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा शुदा मसाइल पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है और इतना वसी तर हो रहा है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर हम बात करेंगे केपीके और बलूचिस्तान पर, क्योंकि केपीके और बलूचिस्तान के हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। और मैं कई मरतबा पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि बलूचिस्तान का मसला बिलखुसूस इतना सेंसिटिव हो गया है, इतना हसास हो गया है कि इस मामले पर हमें बहुत ज़्यादा सोचो विचार करनी है और उस पर फैसला करना है। लेकिन जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि जो फैसला करने वाले लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। बहरहाल हम इन बातों पर, इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारी जो सब्सक्राइबर जो हैं मेरे, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं हर वो बात करूं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी से है। लिहाजा अगर आपको हमारी बात, मेरी बात अच्छी लगती है और आप समझते हैं कि हमारे यहाँ कुछ वो बातें होती हैं जो अमूमन दूसरे लोग नहीं करते, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनमें पैदा होने वाले मसाइल, जो मैं पहले भी कई मरतबा अर्ज कर चुका हूं कि ये प्लानिंग की गई है और ये पिछले 2 साल से जानबूझकर ये तमाम काम किया जा रहा है कि कट ऑफ कर दिया जाए क़यादत जो इमरान खान है और जो बाहर मौजूद क़यादत है, जो एमएनएज एमपीएज हैं, उनको उनके दरमियान राब्ता ख़त्म किया जाए। बाहर ज़ाहिर है ग्रुप बनाए जाएं, लोग होते हैं एजेंसीज के साथ राब्ते में होते हैं, उनके प्लांटेड होते हैं, और फिर उनके दरमियान इख्तलाफ राय न सिर्फ पैदा किया जाए बल्कि इतना बढ़ा दिया जाए कि पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाए। लेकिन अभी तक मैं ये समझता हूं कि ये इसमें जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन्हें कामयाबी नहीं हुई, खा वो 8 फरवरी 2024 हो या उसके बाद क्या। हाँ, कहीं कहीं मुश्किल जरूर आती है। 26वीं आईनी तरमीम आपने पास करा ली, 27वीं आईनी तरमीम इस वक्त तैयार हो रही है, उसके बाद पता नहीं 29वीं आती है, 30वीं आती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये बात सोचने की है कि हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, क्या हमारी तरजीहात दुरुस्त हैं? नहीं। इस वक्त रियासत की पूरी कुव्वत 75% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने पर लगी हुई है, उनके दरमियान इख्तलाफ राय बढ़ाने पे लगी हुई है, इख्तलाफात को हवा देने पर लगी हुई है और उससे अपने फायदे उठाने की कोशिश की जा रही है। और हम बददियानत कौम तो वैसे ही हैं। हमारी सियासत हो, हमारी मुलाजमत हो, हमारा हर शोबा अदलिया से लेकर पुलिस तक और सेहत से लेकर इंसाफ और कानून तक, तमाम जगहों पर हम उसमें मौजूद हैं कि हम बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं और हम अपना काम नहीं करते, बाकी हर काम कर लेते हैं। बहरहाल ये एक हमारी बदनसीबी है और इस तरह जिस तरह हमारा मुल्क चलाया जा रहा है, इस तरह तरक्की कभी नहीं होती। इस वक्त हमारे पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है वो तकरीबन
1900 अरब डॉलर का उसका तखमीना लगाया जा रहा है, और अगर हम उसे तरीके से बेचने में कामयाब हो गए तो उससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की किस्मत बदल सकती है। लेकिन उस अर्थ मिनरल को, जो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उन्हें अपने काबू में करने के लिए केपी हुकूमत और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो। अगर हम ये समझते हैं कि एक कोर हमारी है और पाकिस्तान के 43% हिस्से पर 44% रकबे पर वो काबू पा लेगी, तो मेरे ख्याल में ये हमारी वो बात है कि हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हमें आम लोगों से जो उनके मसाइल हैं उन्हें देखना है, उन्हें सोचना है और उनको हल करना है, एतमाद साजी करनी है। अब हम तो इस हद तक गिर गए हैं कि जो लोग सियासी जिद्दोजहद करते हैं उन पर हम जब कोई मुकदमात नहीं होते तो उन्होंने एमपीओ के तहत उन्हें नजरबंद कर लेते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और इसी दौरान में कोशिश में लगे रहते हैं कहीं से हम उन पर दहशतगर्दी के पर्चे डाल दें। अब दहशतगर्दी जो है हमारे मुल्क का में सबसे बड़ा जो जुर्म इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ना, वो ना चोरी है, ना डकैती है, ना राजनी है, ना कत्ल है, हत्ता कि वो रिश्वत भी नहीं है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो जुर्म हमारे मुल्क में हो रहा है वो है दहशत। और अगर हम ये देखें, हम माशी दहशतगर्दी भी कर रहे हैं, डिजिटल दहशतगर्दी भी कर रहे हैं, सियासी दहशतगर्दी भी कर रहे हैं, मतलब जो काम हमारे आम लोग अपने हक की आवाज भी बुलंद करते हैं तो उन्हें दहशतगर्द करा दें। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करने वाले लोग, उन्हें डिजिटल दहशतगर्दी गर्द कहा जाता है। सियासी वर्कर अगर वो कोई मुजाहरा करें, वो कोई जुलूस निकालें, वो कोई काम करें तो वो सियासी दहशतगर्द। अगर इस तरह हम देखें तो सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो 80% लोग हैं इस वक्त जो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो 80% लोग यानी तकरीबन 20 करोड़ अफराद दहशतगर्द। अब ये नहीं समझ में आता कि आप इस मुल्क को, इस मुआशरे को, इस इलाके को, अपनी वतन को किस नहज पर ले जाना चाहते हैं। चाचा लाहौरी ने जो कुछ किया वो एक गरीब आदमी की फ्रस्ट्रेशन थी, उसके बाद जो कुछ हुआ सब जानते हैं। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो वो पैगाम ज्यादा चल रहा है जो चाचा लाहौरी ने पहले दिया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखा वही जा रहा है, सुना वही जा रहा है, शेयर वही किया जा रहा है। मतलब हमारे लोग अब इस निजाम से मुतनफिर हो गए हैं और मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार करते जा रहे हैं। क्या होगा कि अब अगर आप एक तहरीक जो पाकिस्तान तहरीक है, जो बुनियादी हमारा आज का मौजू भी था, कि उसे रोकेंगे, उसे दहशतगर्दी बना के रोकेंगे, तो क्या होगा कि एक अंदर से जो रिएक्शन शुरू होगा। कभी आपने सोचा उस रिएक्शन के बारे में कि उस रद्दे अमल को आप किस तरह झेल पाएंगे? इस मुल्क के लिए वो कितना खतरनाक है? बलोच अवाम के साथ तो जो आपने करना था वो कर लिया। बलोच अवाम तो बेचारे इस वक्त पाकिस्तान के 90% बलोच जो हैं वो पाकिस्तान से ऑफ द रिकॉर्ड नफरत का इजहार करते हैं। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही। 4 सरदार बिठाए हुए हमने क्वेटा में, एक वजीर आला है, और वजीर आला भी वो जो अपने उस हलके से जीत नहीं सकता, कभी इलेक्शन नहीं जीत सकता अगर आजादा ना हो।
لیکن وہ جن کا نمائندہ ہے انہوں نے جتوا بھی دیا, انہوں نے وزیر اعلیٰ بھی بنوا دیا. ٹھیک ہے, کریں, تجربات پہلے بھی کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں. خواہ اس کے لیے آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کو, پاکستان تحریک انصاف ہی کو مشکل میں ڈال دیں. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت باہر کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی, خواہ کتنی ہی کمپرومائز ہو جائے, ہمارے جو صاحب عقل لوگ ہیں, اگر وہ صاحب عقل ہیں, صاحب اختیار اگر صاحب عقل ہیں, تو انہیں عمران خان کا شاید وہ پیغام بھول گیا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں اور میرے بعد میرے عوام. مطلب یہ کہ انہوں نے جو عملی طور پر اپنی باہر کی جو آزاد نما قید قیادت ہے, اسیر قیادت ہے, اسے بالکل الگ کر دیا. اب ایسی صورتحال میں نقصان کس کا ہوگا, یہ سوچنا سب سے اہم ہے کہ اگر آپ تحریک کو روکنے کے لیے مختلف کام کرتے چلے جائیں گے, اور اگر تحریک شروع ہو گئی اور کسی جگہ کسی بھی طرف سے, ظاہر ہے مس ہینڈل تو کرنے میں ہم ماہر ہیں, ہمارے ادارے اس طرح کی تحریکوں اور کاموں کو مس ہینڈل کرنے کے ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے دنیا میں ایکسپرٹ بننے کا اعزاز حاصل کیا. انہوں نے اسے مس ہینڈل کرنا ہے, اور قیادت کوئی ہوگی نہیں. اگر قیادت نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد جو دھماکہ ہوگا وہ کسی کے قابو میں نہیں آئے. یہ سوچیں آپ, یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک طرف آپ نے کے پی کے میں ریئر ارتھ منرل کے نام سے قبضہ کرنے کی بات کی ہے, اور جو لوگ وہاں امن کی بات کر رہے ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں. اب کون بنا رہا ہے, وہ کون لوگ ہیں جو امن کی بات کرنے والوں کو قتل کر رہے ہیں, اور مولانا خان زیب کے قتل کی مذمت کرنے والے مولانا جنہوں نے جمعے کے خطبے میں بات کی پشاور میں, ان پر قاتلانہ حملے کرنے والے کون لوگ ہیں. ویسے تو آپ 9 مئی کے لیے ہر طرح سے بندے پکڑ لیتے ہیں. بلوچستان میں جو کچھ ہوا, اب فتنۃ الہندوستان ہو گیا, ہمیں یقین ہے کہ اس میں ہندوستان شامل ہے, لیکن صرف ہندوستان شامل نہیں ہے. اور یہ لوگ, آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح علم ہے کہ اس میں ہمارے کون کون سے ہمسائے اور دوست نما دشمن اور دشمن ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس میں امریکہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں اسرائیل بھی ہو سکتا ہے, اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو گوادر پورٹ سے پرابلم ہے, بہت سے لوگوں کو ہماری منرل سے, ریئر ارتھ منرل سے مسئلہ ہے. مطلب, اور ہمارے ہاں چور اچکوں کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے. کرپٹ عناصر جو ڈکلیئرڈ کرپٹ ہیں, اربوں روپے کھا گئے, ملک کو لوٹ گئے, تباہ کر گئے, برباد کر گئے, انہیں پھر ہمارا وارث بنا دیا گیا, ہمارا سرتاج بنا دیا گیا, ہمارا بادشاہ بنا دیا گیا, ہمارا حکمران بنا دیا گیا. تو بھیا سمجھدار لوگوں, خدا کا نام لو, اس ملک میں ایک ادارہ بچا ہوا ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف جو صحافیوں نے بھی بولنا شروع کر دیا, میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نے 2 دھڑے بڑے ہیں, ایک میاں نواز شریف ہے, ایک میاں شہباز شریف ہے. میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی گردن پر چھری چلائی, ان کی سیاست کو ختم کیا. بظاہر مریم نواز کو استعمال کیا گیا, اور مریم نواز میں کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ قابلیت, صلاحیت, اپنی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر ترقی کی طرف لے جائے, کیونکہ انہیں تو احتجاج ہی برداشت نہیں ہوتا. حالانکہ جس وقت انہوں نے حلف اٹھایا تھا اور تقریر کی تھی پہلے دن,
तो बड़ा उस दिन उन्होंने वो किया कि अगर आज हमारी अपोजिशन सामने होती और एहतजाज करती और हमें मजा आता और मुझे बहुत अच्छा लगता। वो अच्छा तो लगा ना भी पिछले हफ्ते कि 25 लोगों के आपने 26 लोगों के एमपीएस के आपने ना सिर्फ आप उनकी रुकनीत मुअत्तल करना तो कानून के मुताबिक है, उन्होंने डिसीट करने के लिए भी शुरू करा दिया। इंतहाई जाहिलाना काम। और ये हालात को बेहतर करने की कोई तरकीब नहीं, ना इससे हालात बेहतर होंगे। एक तरफ मासूम बलोच मारे जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, उनकी मस्कशुदा लाशें मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारे मासूम पंजाब से ताल्लुक रखने वाले, जिनमें मेजॉरिटी सराइकी इलाकों की है, और उनमें से 90% लोग वो हैं जो नस्लन बलोच हैं, यानी वो सराइकी जरूर बोलते हैं लेकिन हैं वो बलोच। वो बेचारे मारे जाते हैं कि शनाख्ती कार्ड पर पंजाब का पता है। अब ये कौन बताए उन लोगों को जो ये अमल कर रहे हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और रद्द अमल उतना ही सख्त होता है जितना सख्त अमल। रद्द अमल से बचने के लिए, सख्त रद्द अमल से बचने के लिए आप अपने अमल को ठीक कीजिए और नीयत ठीक कीजिए, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आप नेक नीयती से इस मुल्क को तरक्की देना चाहेंगे, इस मुल्क के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, तो कम से कम इन चोर उचक्कों से तो हमारी जान छुड़ाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।